मैं आपको आज ये बताऊंगा कि दरअसल आज के दौर का सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है और जो आज के दौर का सबसे बड़ा वकील माना जाता है, उसको कैसे एक पत्रकार ने, कैसे जो है एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कैसे उसको धूल चटा दी। असली कहानी ये है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि किस तरह से ये जो व्यक्ति है ये कितना बड़ा मतलब जो है कह सकते हैं खिलाड़ी है। अपने आज के इस वीडियो की शुरुआत भी मैं आप लोगों से सवाल पूछने के साथ कर रहा हूं, लेकिन आज एक सवाल नहीं बल्कि आप लोगों से 2 सवाल पूछूंगा। जी हां, एक नहीं बल्कि 2 सवाल आपसे पूछूंगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सवाल 2 हैं पर इनका जवाब एक ही है, यानी आप एक जवाब देंगे और वो सही जवाब होगा तो दोनों सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। सवाल नंबर 1, आज के दौर की भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, सवाल नंबर 1। इसके लिए कोई आपको इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कोई ये कौन बनेगा करोड़पति शो नहीं है जिसमें मैं आपके लिए इनाम की घोषणा कर सकूं, लेकिन हाँ, सवाल इंटरेस्टिंग है, उसके बाद आपको सारी कहानी समझ आएगी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आज के दौर में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? अब आपके दिमाग में कई नाम चल रहे होंगे, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? आप शायद सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी, कोई सोच रहा होगा राहुल गांधी, कोई सोच रहा होगा सोनिया गांधी, कोई सोच रहा होगा कि अमित शाह। तमाम आपके मन में ये जो है ये उत्तर दौड़ रहे होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। जब दूसरे सवाल पर आप उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको दोनों सवालों के जवाब मिल जाएं। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि आज भारत का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित, सबसे कामयाब वकील कौन है? जी हाँ, आज भारत का सबसे चर्चित, सबसे सफल और सबसे बड़ा वकील कौन है? अब अगर आपने कपिल सिब्बल का नाम लिया तो फिर इसका मतलब आप फ्लॉप हो गए, आपका सवाल जवाब गलत है। लेकिन अगर आज आपने भारत के सबसे बड़े वकील के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब दिया तो आपके दोनों सवालों के जवाब सही हो गए। जी हां, अभिषेक मनु सिंघवी वो आज के दौर के वकील हैं जो आज की दौर की भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अब आप सोचेंगे कि वकील तो हमने सुना है कि बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हैं, बहुत सफल वकील हैं, बड़े बड़े लोगों को छुड़ा लाते हैं, बड़े बड़े लोगों को के करप्शन केसेस से उनको बचा लाते हैं, उनकी लंबी चौड़ी फीस है, लेकिन वो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी आज के दौर के कैसे हो सकते हैं? अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी आज वो व्यक्ति हैं जिनको आज हर पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा में भेजना चाहती है किसी भी तरह से। देखिए, आज कांग्रेस, वो वैसे कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के शुरू से नेता रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनको तृणमूल कांग्रेस ने भी राज्यसभा में अपनी तरफ से जो है उनको छूट दे दी कि आप जाइए राज्यसभा में जाइए। तृणमूल कांग्रेस, सब सोचिए, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक गठबंधन जरूर है, लेकिन इसके अलावा दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। लेकिन राज्यसभा की सीट जिसके लिए इतनी मारामारी होती है, जिसके लिए पवन खेड़ा कह चुके हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई क्या, मुझे राज्यसभा सीट नहीं मिल रही, कितने ही लोग और जो हैं राज्यसभा सीटों के लिए मरे रहते हैं, लड़े रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, पर उनके लिए तृणमूल कांग्रेस ने भी सीट उनको दे दी। अब कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीआरएस ने जो पहले टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब वो बीआरएस है, बीआरएस ने भी उनको खाली मैदान दे दिया। तो वो ऐसे नेता हैं जिनको टीएमसी, जिनको कांग्रेस, जिनको आम आदमी पार्टी, जिनको बीआरएस, हर पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा में किसी भी तरह से देखना चाहती है, और अब वो राज्यसभा में पहुंच भी गए। जी हाँ, अब वो राज्यसभा के एक बार फिर से सदस्य हैं। हालांकि वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गए थे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी तिकड़म की कि वो राज्यसभा में पहुंच जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो राज्यसभा का जो चुनाव था, बीजेपी ने ज़्यादा शातिराना तरीके से खेल खेला और अभिषेक मनु सिंघवी को वहाँ करारी शिकस्त मिली, और वो सब कुछ सेट होने के बावजूद हिमाचल जैसे राज्य से वो राज्यसभा में नहीं पहुँच पाए।
लेकिन सोचिए, उनके बाद लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको एक बार फिर से इधर उधर से लाने की कोशिश की और अंततः अब उनको तेलंगाना से राज्यसभा की सीट में भेज दिया। अब तेलंगाना से राज्यसभा की सीट कैसे मिली, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। हालांकि मेरी आज की कहानी ये नहीं है, मैं आपको आज ये बताऊंगा कि दरअसल आज के दौर का सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है और जो आज के दौर का सबसे बड़ा वकील माना जाता है, उसको कैसे एक पत्रकार ने, कैसे जो है एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कैसे उसको धूल चटा दी। असली कहानी ये है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि किस तरह से ये जो व्यक्ति है, ये कितना बड़ा, मतलब जो है कह सकते हैं खिलाड़ी है, कितना बड़ा जो है ये सेटर है। आप समझ लीजिए कि अभिषेक मनु सिंघवी, तो मैंने कहा कि ये राज्यसभा में फिलहाल अब पहुंच गए तेलंगाना से और अनअपोज पहुंचे हैं। तेलंगाना में किसी ने उनके खिलाफ पर्चा दाखिल नहीं किया। अब सोचिए, तेलंगाना में दो पार्टियां जो हैं वो सबसे बड़ी हैं, एक कांग्रेस और एक बीआरएस। वो चंद्रशेखर राव की जो टीआरएस थी पहले, वो बीआरएस हो चुकी है। तो बीआरएस के विधानसभा में 34 से ज़्यादा उनके सदस्य हैं, लेकिन बीआरएस ने चंद्रशेखर राव के ने बाकायदा अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और वो अनअपोज पहुंच गया। अब वो पहुंचे भी कैसे? केशव राव कांग्रेस के एक नेता थे, वो बीआरएस में चले गए थे, बीआरएस के कोटे से वो राज्यसभा में थे। अब वो केशव राव जो हैं वो वापस बीआरएस छोड़ करके कांग्रेस में आ जाते हैं, और कांग्रेस में आते हैं तो वो राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे देते हैं और तेलंगाना में राज्यसभा की एक सीट खाली हो जाती है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी की एंट्री तय हो जाती है। सोचिए कितना बड़ा ये घपला है। बीआरएस का एक नेता जो पहले कांग्रेसी था, वो कांग्रेस में जाता है, राज्यसभा का सांसद है, कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस में जाके अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ देता है, और इस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी के लिए एक सीट मैनेज की जाती है कि कहाँ से उनको कहीं से तो भेजना है, तो उनके लिए एक सीट वहाँ से मैनेज की जाती है, और केशव जो राव है वो अपनी सीट छोड़ देते हैं, और उसके बाद कांग्रेस उनको खड़ा करती है, बीआरएस उनका विरोध नहीं करती है और वो अनअपोज राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश में हार चुका, और अब जो है यहाँ से जो है एंट्री हो जाती है अनअपोज। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए मैंने कहा ये आज के दौर का सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो राजनीति का खिलाड़ी होने के साथ साथ ये बहुत बड़े मंझे हुए वकील भी हैं, और इनकी वकालत के भी चर्चे दूर दूर तक होते हैं। अभी इनके बारे में बीजेपी ने खुलासा किया, जब ये राज्यसभा की चुनाव लड़ रहे थे तो इनके बारे में खुलासा हुआ, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले सबको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है। तो अभिषेक मनु सिंघवी कितने बड़े वकील हैं, क्या फीस लेते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी संपत्ति जो है, उन्होंने 1921 करोड़ रुपए, यानी लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं अभिषेक मनु सिंघवी। जबकि कुछ साल पहले 2016 में इनकी संपत्ति 77 लाख और 64 करोड़ रुपए थी। सोचिए 77 लाख 64 करोड़ जिनकी संपत्ति थी, आज वो बढ़ करके सीधा 1972 करोड़ की इनकी संपत्ति हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े वकील होंगे, कैसे ये फीस लेते हैं, और इनको फीस भी कहाँ से मिलती है। इनको तमाम सरकारी केस लड़ने के लिए फीस मिलती है। कहीं बंगाल के केस लड़ते हैं, कहीं दिल्ली के केस लड़ते हैं, सरकार के केस लड़ते हैं, और सरकार के पैसे जाते हैं, नहीं आप और हम जो टैक्स के पैसे सरकार को देते हैं, उससे ये राज्य सरकारों के बड़े बड़े केस लड़ते हैं। और केस भी कैसे कैसे लड़ते हैं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए केस लड़ रहे हैं, ये मनीष सिसोदिया का केस लड़े, और ये बीआरएस के नेता चंद्रशेखर राव की बेटी कविता जो हैं, कविता, उनका केस भी, शराब घोटाले के सारे केस ये मुकदमे लड़ रहे हैं। यानी जो भी ईडी में फंसता है उसका केस जो अभिषेक मनु सिंघवी लड़ते हैं। अब इनके वकालत का जलवा है, या फिर कुछ लोग कुछ और भी बातें कहते हैं, वो मैं यहाँ कह नहीं सकता, अदालत का मानना हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पहुँचे हुए हैं, बहुत उनकी ऊपर तक पहुँचा है, तो इसलिए वकालत से भी कुछ मैनेज कर लेते हैं, कुछ अपनी पहुंच से भी उनका सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए वो बड़े वकील हैं, बड़े बड़े को छुड़ा लाते हैं। सोचिए कि अभी ये जिस तरह से मनीष सिसोदिया को बचा कर लाया, मनीष सिसोदिया को जमानत दिलाई, इतने साल, 1.5 साल बाद जो है मनीष सिसोदिया ने कह दिया मेरे लिए तो भगवान है। आप सोचिए, मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति अभिषेक मनु सिंघवी को जो कल तक गालियाँ देता था, जो कांग्रेस को गाली देता, अभिषेक मनु सिंघवी को गालियां देता था, वो आज कह रहा है मेरे लिए भगवान है अभिषेक मनु सिंघवी। और अब थोड़े दिन में वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी भगवान बन जाएंगे, और जो है कविता के लिए पहले ही भगवान बन चुके। अब क्योंकि कविता का भी शराब घोटाले के मामले में इन्होंने ही केस जो है, शुरुआत में इन्होंने ही केस लड़ा था। क्या ये वजह है कि
कि बीआरएस ने इनके लिए सीट छोड़ दी। ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कि भाई ये पूरी सेटिंग है, क्योंकि शराब घोटाले से के कविता को निकाला है इन्होंने, जमानत पे ले आए हैं केस की पैरवी करके, और इसीलिए इनको जो है बीआरएस ने इनको खुली छूट दे दी। अब मैंने कहा इससे बड़ा खिलाड़ी आज के दौर में कोई भी नहीं है। अमित शाह भी इनके आगे पीछे हैं, राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है। इतने बड़े खिलाड़ी, हर जगह इनकी गोटी सेट है। कोई भगवान कहता है, कोई बड़ा वकील कहता है, कोई कहता है मेरा केस तो अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेगा। हर पार्टी इनको राज्यसभा में भेजने के लिए तैयार बैठी है, जबकि हर पार्टी में इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जान दे दी, लेकिन उनकी बारी नहीं आती। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को हर कोई राज्यसभा में भेजना चाहता है, अपने कोटे से भेजना चाहता है। इतने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी का हुआ क्या? अब असली कहानी आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं देखो बड़े से बड़ा मुकदमा लड़ सकता हूँ, मैं बड़े से बड़ा जो है मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी मेरी जेब में, ऐसा सोचते हैं। लेकिन इन्होंने दिलीप मंडल से पंगा ले लिया। अब ये दिलीप मंडल कौन है आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे थोड़ा सा बता दूं। दिलीप मंडल एक पत्रकार हैं, पहले इंडिया टुडे, बीबीसी और कई जगह पे देश विदेश में काम कर चुके हैं। और जो है ये एक क्योंकि दिलीप मंडल हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पिछड़ों के लिए, ओबीसी दलित के नाम पर ये खूब जो है आवाज़ उठाते हैं, खूब उसकी राजनीति करते हैं। कई तरह के इनके ऊपर आरोप, और कुछ आरोप सच भी हैं। इन्होंने कई तरह से जो है जो अगड़ी जातियों के, कुछ कथित अगड़ी जातियों के कुछ छात्र हैं, उनको इन्होंने प्रताड़ित किया था, ऐसी इनके ऊपर आरोप लगे थे। ये हिंदुओं को गाली देते रहते थे, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते रहते थे, ये संघ प्रमुख को गाली देते रहते थे, मोहन भागवत को, और साथ साथ नरेंद्र मोदी को इन्होंने बहुत कुछ बुरा भला कहा है। तो इस तरह की इनकी लाइन आप समझ सकते हैं। ये मंडलवादी, जातिवादी एक नेता के रूप में इनकी पहचान बनी, जातिवादी एक पत्रकार के रूप में, पत्रकार तो खैर छोड़ दीजिए, पत्रकार नहीं कहता, लेकिन एक जातिवादी व्यक्ति के रूप में पहचान बनी, जो अगड़ी जातियों को, हिंदुओं के लिए काम करने वाले संगठनों को लगातार गाली देते थे। लेकिन इनका अब एक टर्न अराउंड हुआ है, इनमें एक बदलाव आया है। बदलाव किस कारण से आया ये मैं नहीं जानता, लेकिन इनमें बदलाव आया है। पिछले चुनाव से ये लगातार जातिवाद और ये जो हिंदुओं को बांटने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, ये लगातार राहुल गांधी और विपक्ष को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के करीब आ चुके हैं, और इन्होंने ये भी माना कि मैं जो है इन्होंने एक पाप शब्द का भी इस्तेमाल किया, मेरे कुछ पुराने पाप थे। तो पुराने पाप कौन से थे मैं उसमें भी नहीं जा रहा, लेकिन इन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स, पुराने विचारों को लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं ये स्वीकार करा है कि वे विचार हैं, बदलते हैं। और हिंदू धर्म में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हिंदू धर्म जो है ऐसा धर्म है जो बिल्कुल एक नदी की तरह प्रवाहवान है, जिसमें विचार में परिवर्तन आते रहते। तो मेरे भी विचार में परिवर्तन है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि इनके तमाम पुराने ट्वीट निकाल कर लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप तो पहले बीजेपी के लिए, आज आप कुछ नहीं खिलाफ में लिखते, आप बीजेपी के साथ हो। कई तरह की और चर्चा चल रही है, सरकार ने इनको किसी पद पे भी दे दिया, ऐसी भी चर्चा चल रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, तो लोग इनको आजकल खूब ट्रोल कर रहे हैं। वो जो क्लिप कटवा मोहम्मद जुबैर है, इनके पुराने ट्वीट निकाल रहा, तो उसको भी इन्होंने धो दिया 2 मिनट में, ये कह के कि तुम्हारे मज़हब की तरह नहीं है कि जो एक जगह स्टैटिक है और जिसमें एक सोच है वही सोच है। हिंदू धर्म तो प्रवाहमान है, तो वहाँ तो भैया वैचारिक जो है चीज़ें आती रहती हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, ये सब चीज़ें। तो उन सबको तो धो दिया। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने दिलीप मंडल से पंगा ले लिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी, मैंने कहा, आजकल बहुत तड़ी में है, सबसे बड़े वकील हैं, हर पार्टी उनको जो है कंधे पर उठा के घूमती है। तो उस तड़ी में आके इन्होंने दिलीप मंडल के लिए भी एक ट्वीट कर दिया। दिलीप मंडल के एक पुराने इन्होंने ट्वीट निकाले और वो टैग करके जो दिलीप मंडल को ये कह दिया कि भाई तुम ये होगा, ये होगा, ऐसे करके इन्होंने दिलीप मंडल को धोने की कोशिश की। लेकिन दिलीप मंडल पे हाथ डालना अभिषेक मनु सिंघवी को भारी पड़ गया। अब दिलीप मंडल ने क्या किया? दिलीप मंडल ने अभिषेक मनु सिंघवी को जवाब दिया कि मेरे खिलाफ कूदिए मत, वरना आपकी 2012 की सीडी जो है वो सार्वजनिक कर दूंगा, 2012 की सीडी आपकी लगा दूंगा, उसके बाद क्या होगा सोचते रहिए। तो अब ये भी उन्होंने लिखा, दिलीप मंडल ने लिखा कि ये जो 2012 की सीडी मैं लगा दूंगा, सार्वजनिक कर दूंगा, और ये कंटेम्प्ट, क्योंकि 2012 की अभिषेक मनु सिंघवी की जो कथित सीडी है, कथित क्या, जो उनकी सीडी है, उस सीडी पर कोर्ट की रोक है कि आप इसको कहीं चला नहीं सकते। तो ये भी दिलीप मंडल ने साथ साथ लिख दिया कि मुझे मालूम है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तो जैसे प्रशांत भूषण 1 रुपये में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच गए थे, तो 1 रुपया तो रेट फिक्स हो गया आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो मैं भी 1 रुपये का चंदा करके 1 रुपया वो दे दूंगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसको भुगत लूंगा, 1 रुपया दे दूंगा, लेकिन आपकी सीडी चला दूंगा। तो दिलीप मंडल ये भी लिखते हैं कि
मतलब ये जो आपकी सीडी है ये आपको नहीं करना चाहिए था। इस सीडी में आप जज जिस तरह से बना रहे थे वो गलत है। इस तरह से जज नहीं बनाते। सीडी का जिक्र करते हुए कहा कि जो जज, और वो भी उस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जो संसद की जो लॉ कमेटी है उसके ये उसके अध्यक्ष थे। तो संसद की लॉ कमेटी का अध्यक्ष जो है इस तरह से जज बना रहा था, उसको लेकर उन्होंने साफ साफ लिखा कि जो जज बना रहे थे आप, ये करना ठीक नहीं है, आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। जज बना रहे थे, लॉ संसदीय समिति के सचिव अध्यक्ष थे, और ये सब किया, तो मैं आपकी सीडी उस वक्त की चला दूंगा जो आप गलत कर रहे थे। और फिर आगे ये लिख दिया कि भाई ये जो है 2-3 ट्वीट करे और लिखा आज के समाचार इतने ही, अब अगली बार अगर आपने मुझे छेड़ा तो फिर शतरंज की अगली चाल चलूँगा। अब ये जो अभिषेक मनु सिंघवी को ये जो कहा, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी को काटो तो खून नहीं, जो होता है ना जिसको क्या कहावत है कि बिल्कुल एकदम साइलेंट, सन्नाटा छा गया। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका जवाब नहीं दिया। और अभिषेक मनु सिंघवी ने तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अगर जवाब देते तो ये दिलीप मंडल जो हैं ये कई मायनों में ख़तरनाक किस्म के प्राणी माने जाते हैं। मतलब तो ये इस तरह की सीडी को अगर कर भी देते, और अगर हिंदुस्तान से नहीं करते, क्योंकि ये कई देशों में काम कर चुके, हिंदुस्तान से नहीं करते, कहीं और से लगा दे, और लगा भी दे तो कोर्ट में जाएगा, तो उसको भी भुगतने के लिए जब व्यक्ति तैयार बैठा तो फिर क्या करेंगे आप। तो इस तरह से जो कुछ कहा था दिलीप मंडल, मैंने कहा खतरनाक आदमी, इसलिए जो सीडी की बात की, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी समेत कांग्रेस के तमाम जो इकोसिस्टम के लोग थे उनमें सन्नाटा पसर गया। और लोग ये पूछने लगे कि भई अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी क्या है। बहुत सारे लोग जो अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी के बारे में नहीं जानते थे, अब वो भी पूछ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी क्या है। अब आप लोग भी मेरे से ये उम्मीद करेंगे मैं आपको बताऊं अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी क्या है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? मैं दिलीप मंडल नहीं हूं भाई, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे खिलाफ हो जाए। लेकिन मैं आपको सीडी के बारे में नहीं बताऊंगा क्या थी क्या नहीं है। हाँ, मैं आपको हिंट दे दूंगा, ये बता दूंगा, कुछ खबरों का जिक्र कर दूंगा, क्योंकि खबरों का जिक्र करना, कुछ खबरों का जिक्र करना जो है, जो छपी हुई खबरें हैं उनका जिक्र करना जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आएगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो सीडी क्या है, क्योंकि उसको लेकर अगर अभिषेक मनु सिंघवी को दिलीप मंडल ने चुप करा दिया तो कुछ तो उस खास होगा इस सीडी में। और जैसा कि दिलीप मंडल ने कहा कि उसमें आप जज बना रहे थे, अब सीडी में जज कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी के बारे में आज बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, हालांकि जो लोग 2012 से पत्रकारिता में है या जो 2012 से राजनीति पर जो लोग नज़र रखते हैं वो सब जानते होंगे 2012 की अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी क्या है। बहुत लोगों ने देखी भी होगी शायद, क्योंकि उस वक्त ये कुछ हद तक ये सर्कुलेट हो गई थी, कई लोगों के मोबाइल फ़ोन में ये पहुँच गई थी, जिनमें मेरे एक मित्र भी थे और मैंने अपने मित्र के मोबाइल पर वो सीडी देखी भी थी, इसलिए। लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं कहूँगा, मैंने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो वो जो सीडी थी, उस सीडी के अंदर ये जज बना रहे थे, और ये सीडी जो है जब जैसी वायरल हुई, ये भी खबर आई थी कि सीडी दरअसल इन्हीं के एक ड्राइवर ने जो है वो सीडी लीक कर दी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें थी, अंदर की चीज़ें क्या है मैं नहीं जानता, सैलरी का मामला था, क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन इनके ही एक साथ काम करने वाले ने सीडी वायरल कर दी थी। लेकिन जैसी ये सीडी वायरल हुई, अभिषेक मनु सिंघवी तुरंत कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये सीडी फर्जी है। अब फर्जी सीडी है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है, क्योंकि बड़े वकील हैं, तो उन्होंने जो है सीडी के सर्कुलेशन पर ही बैन लगा दिया कि सीडी का सर्कुलेशन जो है इलीगल हो जाएगा, कहीं अगर चला दी तो इलीगल हो जाएगी। और उस सीडी का उसके बाद प्रसारण रुक गया। भाई किसी के मोबाइल में वो निकल जाए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, बड़े वकील हैं क्या कर दे, तो सब लोगों ने अपने धड़ाधड़ वो उसको डिलीट कर दिया। और वो सीडी जो है, वो सीडी की जो प्रति थी वो सर्कुलेट कुछ हद तक हुई, कुछ लोगों के पास ज़रूर होंगी, आज होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर कोर्ट का क्योंकि आदेश है, इसलिए जो है कोई भी उसको सर्कुलेट नहीं करता, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। हालांकि बीजेपी ने उस वक्त खबर ये आई थी कि बीजेपी ने इस पूरे मसले को जो है संसद में उठाने का तय कर लिया था। मीनाक्षी लेखी जो सांसद भी थी और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने भी ये बात इसको लेकर कहा था कि ये उनका कहना था कि ये सब कुछ कोर्ट प्रेमिसेस में हुआ, यानी ये जो सीडी बनी ये अदालत के ही परिसर में बनी। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी कि अदालत के परिसर में अभिषेक मनु सिंघवी बैठकर जज बना रहे हैं, किसी महिला जज को जो है जज बनाने का वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो सामने आई थी सीडी में, उसको लेकर उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई ये सीडी जो है फर्जी है,
और कोर्ट में जाकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद ये फर्जी है या असली है इसकी जांच तो नहीं हो पाई क्योंकि बैन ही लग गया, और आज तक ये सीडी जो है वो प्रतिबंधित है। लेकिन इसके बारे में आप जाइए, आपको सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, आप गूगल पर जाएंगे, टाइप कीजिए अभिषेक मनु सिंघवी सीडी 2012 केस, अभिषेक मनु सिंघवी जज सीडी कांड, ये सब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी खबरें खुल जाएंगी जिनसे आपको इन खबरों के बारे में मिल जाएगा। मैंने भी इन्हीं खबरों के आधार पर जो जानकारी आपको दी है वो आपको दी है, क्योंकि मैं भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहता। तो सीडी में क्या था, सीडी में क्या नहीं था, सीडी असली थी नकली थी, इसका निर्णय आप कीजिए। वो जज बना रहे थे नहीं बना रहे थे इसका निर्णय आप कीजिए। और साथ साथ जो है वो सीडी जो है उसके बारे में क्या सारी जानकारियां हैं वो सब आप जानिए। मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया, आप लोग जाके अपनी रिसर्च कीजिए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उसके बाद जो है आप इस निष्कर्ष पे पहुंचिए कि दिलीप मंडल ने आखिर जो कुछ कहा था वो तीर कैसे सही निशाने पर लगा। क्या दिलीप मंडल ने अभिषेक मनु सिंघवी की दुखती रग पर जो है दुखती नस पकड़ ली थी, इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने उसके बाद हिमाकत नहीं की दिलीप मंडल को जवाब देने की। और इस तरह से दिलीप मंडल ने अभिषेक मनु सिंघवी आज की राजनीति के सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं, आज के दौर के सबसे बड़े जो वकील हैं, सबसे महंगे वकील हैं, कैसे उनको एक ही ट्वीट में उनको धराशायी कर दिया। ये आप इसका आकलन आप कीजिए। एक बात अंत में सिर्फ ये भी कहूँगा, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आएंगे कि भाई ऐसे तो सीडियाँ जो है इस तरह से रोकने की परमिशन जो है एक आम आदमी को तो नहीं मिल सकती। आम आदमी की सीडी तो सर्कुलेट हो जाती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी नेता को नहीं मिलती। बड़ी सीडियाँ सर्कुलेट हो जाती हैं, उसका पता ही नहीं चलता। बड़े स्टिंग ऑपरेशन आते हैं, सर्कुलेट हो जाते हैं। तो भाई वो आम आदमी नहीं है, ये आम आदमियों के लिए होता होगा। अभिषेक मनु सिंघवी आम आदमी नहीं है, बहुत बड़े वाले वकील हैं, ऊपर तक उनकी पहुँच है, उनकी सुनवाई ऊपर तक होती है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अभिषेक मनु सिंघवी क्या है, उनकी सीडी क्या है, और दिलीप मंडल ने कैसे 2012 की एक सीडी का जिक्र करके कैसे अभिषेक मनु सिंघवी को धराशायी कर दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।